जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे आप और अच्छे ही रहिएगा और ऐसे एग्जाम में की तैयारी में अपने लगे रहिएगा। ठीक है, तो कल की हमारी क्लास चल रही थी हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियां। ठीक है, जिसमें हमारी आधी क्लास हुई थी और आधी क्लास आज हम उसको पूरा करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर का हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियों का क्या करेंगे, हमें प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे कल। ठीक है, जो केवल इसी चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद फिर हमारी अगली क्लास स्टार्ट होगी वर्णमाला। देखिए, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप वर्णमाला पढ़ लेते हैं उसी के बेस पे संधि पढ़ना रहता है, उपसर्ग पढ़ना रहता है, प्रत्यय पढ़ना रहता है। ठीक है, तो भाषा के बाद हमारा अगला चैप्टर वर्णमाला होगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। ठीक है, और आज भी आपको कहना चाहेंगे कि आपके सपनों के उड़ान का हम वंदन करते हैं, अल्फा टेक में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जहां से हमारी छूटी हुई थी क्लास ये। ठीक है, यहां से मैं आगे स्टार्ट करना था, लेकिन कुछ चीजें कल हमने आपको बताया था, जैसे कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं। ठीक है, कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, और हिंदी में संविधान की क्या स्थिति है उसकी भी चर्चा होगी, और संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी थी कल उसके बारे में भी चर्चा हो गई। संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति क्या है, यानी संविधान को जो दर्जा मिला है, हिंदी को जो दर्जा मिला है संविधान में, वो संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आगे स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आपको रिविजन करवा देते हैं, जो कल का हमारा टॉपिक हो गया था कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी उसकी बोलियां हैं, और संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, कल हमने इसका आपको पढ़ा दिया। आज थोड़ा सा रिविजन करते हैं, पीछे चलते हैं। ठीक है, ये रहा अपभ्रंश से हिंदी भाषा उपभाषाओं और बोलियों का विकास कैसे होता है। थोड़ा बता दें हिंदी का विकास कैसे होता है, एक बार रिवाइज करा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्राचीन भाषा कौन मानी जाती है, संस्कृत मानी जाती है। ठीक है, प्राचीन भाषा क्या थी, संस्कृत थी। संस्कृत के बाद क्या आई, पाली। पाली के बाद प्राकृत। प्राकृत के बाद हमारी आई अपभ्रंश। ठीक है, इसी अपभ्रंश के अंतर्गत 7 अपभ्रंश होते हैं, जिसमें हिंदी की बोलियां आती हैं, जो 4 अपभ्रंश के अंतर्गत होती है। इसके बाद कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, अपभ्रंश के बाद डायरेक्ट हिंदी नहीं आई थी, इसके बीच का भी एक समय था जिसे अवहट्ट माना गया है। ठीक है, लास्ट हमारी ये है हिंदी। यहां तक कल चर्चा हुई थी। ठीक है, यदि प्रश्न में आपसे पूछता है कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो हम डायरेक्ट जवाब क्या देते हैं, अपभ्रंश से देते हैं। लेकिन यदि ऑप्शन में अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों है, हमारा जवाब क्या होगा, अवहट्ट होगा। अवहट्ट नहीं रहने पर हम अपभ्रंश लगाते हैं, लेकिन जब बोलियां पढ़ते हैं तो हम अवहट्ट के अंतर्गत नहीं बल्कि अपभ्रंश के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा अपभ्रंश से हिंदी की उपभाषाओं एवं बोलियों का विकास। ठीक है, थोड़ा फास्ट इसका रिवाइज करते हैं। पहला भ्रंश क्या था, सौर सैनी। ठीक है, दूसरा क्या था, अर्धमागधी। अर्धमागधी। तीसरा क्या था, मागधी। चौथा क्या था, खस। ठीक है, पांचवा क्या था, ब्राचर। छठवां क्या था, महाराष्ट्री। और एक हमारा पैसाची। ठीक है, ये था। इसी के अंतर्गत 2 उपभाषाएं थी, कौन सी, पश्चिमी हिंदी, कौन सी है, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, ये तो हमारी किस्में थी सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत। इसके बाद क्या था, अर्धमागधी, इसमें आती है पूर्वी हिंदी। आपको कल बताया था याद करने का तरीका, सौर सैनी, यदि आपको ये सीक्वेंस याद है, सौर सैनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचर, महाराष्ट्री, पैसाची, यदि आपको सीक्वेंस याद है आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। पहला यदि सौर सैनी है तो इसके अंतर्गत क्या था, पश्चिमी हिंदी, और आपको हिंट दिए थे पश्चिम में क्या होता है हमारा, गुजरात तो होता है, लेकिन हम मान लेते हैं राजस्थान। याद करने के लिए क्या याद रखना, पश्चिमी हिंदी के बाद राजस्थानी हिंदी। इसके बाद पश्चिम से हम चलते हैं पूरब, इसके बाद क्या है, पूर्वी हिंदी, और पूरब साइड आपका बिहार जो है। ठीक है, होता तो अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन हम मान के चलते हैं बिहार। क्या है आएगी हमारी,
बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। खस में क्या था? पहाड़ी हिंदी। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हमारी क्या थी? 18 बोलियां सब इसी 4 अपभ्रंश के उपभाषाओं के अंतर्गत आती है। 5 उपभाषाएं यानी 4 अपभ्रंश के अंतर्गत क्या क्या थे? ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। खड़ी बोली इसमें क्या था? मेवाती, मालवी, ठीक है, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। जयपुरी का एक अन्य नाम बताए थे ढूंढाड़ी। ठीक है, इसके बाद क्या था हमारा? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर क्या क्या था? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इसके बाद हमारा बिहारी हिंदी जिसमें हमारी प्यारी भाषा भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये है। इसके बाद पहाड़ी हिंदी में बताए थे आपको कुमाऊनी। कुमाऊनी क्या है? कुमाऊनी, मरियाली और गढ़वाली। आपको ये भी बताए थे कि कुमाऊनी को, मरियाली को कभी कभी कुछ लोग विद्वान इसको नहीं मानते थे, इसलिए कभी कभी हमारी भाषाएं 17 ही बन जाती ऑप्शन के अनुसार, वरना अगर सबको मिलाएंगे तो हमारी 18 ये बोलियां हो गई। इसके बाद है ब्राचर। ब्राचर में क्या आती है? सिंधी। ब्राचर में सिंधी। महाराष्ट्री में मराठी जैसा के नाम से ही है। और आपकी पैसाची के अंतर्गत आती है लहदा और पंजाबी। लहदा और पंजाबी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतना हो गया था, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इसके बाद था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं, जिसमें हमने आपको लिखवा भी दिया था पिछली वीडियो में, हम आपको एक बार बता देते हैं। क्या था? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये हमारी 22 भाषाएं हैं। एक बार आपको अच्छे से याद जाएगा, जिसको भी आप भूलेगा नहीं। प्रश्न क्या पूछता है कि इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं आती? ऑप्शन नंबर सी या डी पे दिया रहता है, सी या डी पे दिया रहता है भोजपुरी। आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें नेपाली भी रहेगा, याद रखिएगा नेपाली भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में है, तो कंफ्यूज होकर आप नेपाली नहीं रहेगा, भोजपुरी ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है, तो हमारी 22 भाषाएं थी। आगे कुछ इसके संशोधन के बारे में बताया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1992 में। इसमें जोड़ी गई थी सिंधी के बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसका ट्रिक बताए थे नमक। इसके बाद 1952वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, ये हमारी भाषाएं थी। अब आगे हमें क्या बताना था? ये संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति, जो यहां से हमको स्टार्ट करना था, पीछे में थोड़ा आपका रिवीजन करा दिया था। ठीक है, चलिए, तो संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति क्या है? संविधान की चर्चा। ठीक है, इससे क्या हो गया भाई? चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं क्या लगेगा।
को भी अभी परेशान करना था। चलिए आ गया। क्या है ना, थोड़ा डिजिटल चीज परेशान कर देती है। ठीक है, चलिए। हाँ, क्या बताना था? संविधान की स्थिति क्या थी, हिंदी भाषा की संविधान। ठीक है, इसकी चर्चा है भाग 17। ठीक है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति है कि कहां पर है, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 343, ऑप्शन में कभी कभी 343 कर देता है, रियल में ही होता है। क्या इसमें कहा गया है? हिंदी भारत की राजभाषा, हिंदी भारत की राजभाषा एवं इसकी लिपि, देवनागरी होगी। हिंदी भारत की राजभाषा एवं इसकी लिपि देवनागरी होगी। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा का दर्जा मिला है। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी सरकारी कामकाज की भाषा जिसे कहते हैं। ठीक है, एवं इसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, हिंदी भारत की राजभाषा एवं इसकी लिपि देवनागरी। इसके बाद क्या कहा गया है? अनुच्छेद 344, जो इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं। 344 क्या बोला गया है? इसमें बताया गया राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन, इसकी चर्चा है। किसमें? 344 में राजभाषा आयोग का गठन की चर्चा है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका? अनुच्छेद 349, इसमें संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी, इसको क्या बोलते हैं? जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन। ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन यानी संयुक्त संसदीय समिति। ठीक है, इसकी चर्चा है। ये आई कब थी? 1957, और ये इसका गठन कब हुआ था? 7 जून 1955 में। क्वेश्चन भी पूछता है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 7 जून 1955। मेन सन आप लोग याद रखिए। और ये संयुक्त संसदीय समिति यदि पूछेगा 1957। इसकी चर्चा कहाँ है राजभाषा आयोग की? अनुच्छेद 344 ए में। अनुच्छेद 349 में किसकी चर्चा है? संयुक्त संसदीय समिति की चर्चा है। जब पूछेगा इस अनुच्छेद में कहा गया है हिंदी भारत की राजभाषा एवं इसकी लिपि देवनागरी होगी, तो कौन सा अनुच्छेद होगा? 343 फर्स्ट होगा। ठीक है, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या कहा गया? अनुच्छेद 351, इसमें क्या बोला गया? इसमें हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की चर्चा है। हिंदी भाषा के दोनों चीज नहीं क्या? प्रचार प्रसार की चर्चा है, मतलब हिंदी भाषा को सांस्कृतिक दर्जा दिलाने के लिए और इसका अलग अलग देशों में क्या हो, प्रचार हो। इसमें कहा गया अनुच्छेद 351 में कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रथम राजभाषा आयोग का गठन या उसके अध्यक्ष। अभी हमने पीछे बताया प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, इसके बारे में भी बता देते हैं। अभी हमने पीछे बताया है कब हुआ था, 7 जून 1955। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, यदि प्रश्न पूछता है कि प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ठीक है, चलिए गठन हुआ 7 जून
1955, 7 जून 1955। अध्यक्ष कौन थे इसके? प्रथम अध्यक्ष बीजी खरे, या कहीं कहीं बीजी खेर भी लिखा रहता है, बीजी खेर या कहीं कहीं खरे भी लिखा होता है। पूरा नाम बोले तो बाला साहेब गंगाधर खरे या खेर कर सकते, ये इनका पूरा नाम था। ठीक है, इसके बाद आती है संसदीय भाषा समिति का गठन है उसके सभापति। चलिए इसके बारे में बता देते हैं। संसदीय भाषा समिति का गठन कब हुआ था? अभी हमने पीछे बताया 1957 में क्या हुआ था, संसदीय भाषा समिति का गठन हुआ था, जिसे जेपीसी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए कब हुआ इसका गठन? 1957 में हुआ था। ठीक है, 1957 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम सभापति, ठीक है, जेबी पंत, यानी गोविंद वल्लभ पंत जी, ये क्या थे? इसके प्रथम सभापति थे। शायद इनका नाम आप लोगों ने कहीं और सुना होगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री यही थे, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं भाषा परिवार। देखिए भाषा परिवार क्या होता है? पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। कहीं कि उनका कोई एक समूह होता है, इस एरिया में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इस एरिया में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उसी की चर्चा है भाषा परिवार, जिसमें आपको 4 प्रमुख भाषा परिवार जो आपके भारत में बोले जाते हैं उनका नाम हम आपको बताते हैं कौन कौन से हैं। पहला है हमारा, जिससे आपको प्रश्न भी पूछता है, ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा है हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। और चौथा है आपका चीनी तिब्बती, 4 यही मुख्य, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ये 4 आपके क्या है? मुख्य भाषा परिवार है। ठीक है, अब इसमें पूछता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? भारोपी भाषा परिवार। अब बताइए क्या हिंदी होगी? तो हिंदी की जो 18 बोलियां थी क्या वो भारोपी के अंतर्गत नहीं आएंगी? जरूर आएंगे। यदि आपको ये पता चल गया कि हिंदी भारोपी भाषा परिवार की है, अब उसकी 18 बोलियों में से कोई भी प्रश्न पूछे, ब्रज किस भाषा परिवार की है, अवधी किस भाषा परिवार की है, भोजपुरी किस भाषा परिवार की है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि 18 बोलियों में से कोई एक दे दिया, आपका जवाब क्या होना चाहिए? भारोपी भाषा परिवार। ऐसे बोलियों से नहीं पूछता है, ज्यादातर हिंदी करके ही पूछता है। ठीक है, चलिए तो हम उसका नाम लिखवा देते हैं। और कौन कौन है हिंदी के अलावा? जैसे हिंदी है, संस्कृत है, गुजराती है, सिंधी है, पंजाबी है। ये सब किसमें आते हैं? भारोपी भाषा परिवार में आती है। और भी भाषाएं जैसे आपकी नेपाली भी है, मराठी भी है, किसमें आती है? नेपाली और मराठी, ये भी क्या है आपकी? भारोपी के अंतर्गत आती है। बस आपको याद क्या रखना है? मेन चीज याद रखना, एक आपकी हिंदी और दूसरा थोड़ी देर के लिए संस्कृत भी याद रखिएगा। कभी कभी सिंधी को भी पूछ देता किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, वैसे स्पेशली आपको हिंदी और संस्कृत का ही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका है द्रविड़ भाषा परिवार। इसमें आपकी 4 भाषाएं जो साउथ इंडिया यानी दक्षिणी भारत में बोली जाती है, जैसे आपकी हो गई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक है, द्रविड़ भाषा में कौन सी है? तमिल।
तमिल, ये कहाँ बोली जाती होगी? तमिलनाडु में। इसके बाद है आपका तेलुगु, ये कहाँ बोली जाती होगी? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसी से इसमें टूट के बना है आपका तेलंगाना, तो तेलंगाना भी आप मान सकते हैं। इसके बाद है आपका उड़िया, सॉरी कन्नड़, तो नाम से ही कन्नड़ कहाँ बोली जाती होगी? कर्नाटक में। ठीक है, चौथा है आपका मलयालम, मलयालम कहाँ बोली जाती होगी? तो नाम से ही पता है, केरल में। मलयालम, थोड़ा जगह कम है, यहाँ लिख देते हैं मलयालम, ये कहाँ बोली जाती है? केरल में। ठीक है, तमिल तमिलनाडु, तेलुगु आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी कह सकते हैं क्योंकि उसी का कटा हुआ हिस्सा है। इसके बाद है आपकी कन्नड़ कर्नाटक में, और मलयालम केरल में बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आठवें, जिससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस हम आपको फॉर्मेलिटी के लिए बता दे रहे हैं कि चार जब नाम दे दिए तो भाई उसके अंतर्गत कौन सी भाषा है उसका भी नाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए कौन सी है? संथाली, संथाली, मुंडारी, मुंडारी, गदवा। ठीक है, संथाली, मुंडारी, गदवा, खड़िया, सावरा, खड़िया, सावरा इत्यादि। ठीक है, ये सब भाषाएं बोली जाती है। इसके बाद है आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार, इसमें क्या है? जैसे नागा है, लद्दाखी है, मणिपुरी है, खासी है। क्या होगा? नागा है, लद्दाखी है, खासी है और मणिपुरी है। ये खासी है, खासी मत समझिएगा इसको, मणिपुरी इत्यादि। ठीक है, ये आपकी चार जो मुख्य भाषा परिवार ये हो गए, और उसके अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं ये होगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ये रहा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए, हिंदी भाषा से संबंधित जो भी हमारे प्रश्न थे, यानी जो भी हमारे इसके अंतर्गत भाषा, उपभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ठीक है, हिंदी की बोलियां, संविधान में उसकी स्थिति क्या है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी है, वो सारी चीजों की हमने चर्चा कर दिया। इसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे इसमें क्या क्या दिया है? खड़ी बोली की प्रथम कवि, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम प्रसिद्ध महाकाव्य जो हिंदी भाषा से थोड़ा सा रिलेटेड है, इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसपे हम चर्चा कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला इसमें क्या दिया है महत्वपूर्ण तथ्य में कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो खड़ी बोली के प्रथम कवि आपको पता है कौन थे? अमीर खुसरो। ठीक है, कौन थे? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। इनका पूरा नाम था अबुल हसन। ठीक है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? अबुल हसन। इनके बारे में बताया जाता है, पूरा नाम क्या है? अबुल हसन, अबुल हसन। इनके गुरु का नाम क्या है? निजामुद्दीन औलिया। इनकी दरगाह कहाँ है? अगर आप लोग जीएस वाले हैं तो जवाब दे सकते हैं, निजामुद्दीन औलिया। इनकी दरगाह आपको पता है दिल्ली में है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक, और क्या है? इनकी एक पंक्ति है, आपको बताना चाहेंगे, जब इनके गुरु की मृत्यु हो गई थी, ये लाहौर गए थे और जब वहां से वापस आए तो फिर जाने का मूड बनाया है, लेकिन अपने गुरु को देखकर इन्होंने अपना विचार बदल लिया। उसी समय इन्होंने एक दोहा लिखा था, अमीर खुसरो का है, जो हम आपको बताते हैं। क्या दोहा था? कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। कहने का मतलब क्या है? इनके गुरु को लिटाया गया था
और क्या है, इनके कपड़ों से मतलब जो ढकने वाला होता, किसी की मृत्यु हो जाती उसी से ढक दिया गया था। तो उन्होंने अपने गुरु के बारे में क्या बोला कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। मतलब ये अपने आप को खुद को क्या कर रहे हैं, अब हमें लाहौर जाने की जरूरत नहीं है, अब हमें कहाँ चलना चाहिए, अपने देश चलना चाहिए। इनका जन्म स्थान बताया जाता है, एटा जिला आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म स्थान अमीर खुसरो का बताया जाता है। और निजामुद्दीन औलिया का एक कथन भी है कि दिल्ली अभी दूर है, ये लोग आप ये चीजें इतिहास में आपको पढ़ने को मिलता है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है, चलिए इसके बाद है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है, प्रिय प्रवास। क्या है, प्रिय प्रवास। इसके लेखक हैं अयोध्या प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। हरिऔध ये इनकी उपाधि थी। ठीक है, इनका जन्म आपको पता होगा, ये आजमगढ़ जिले के निजामाबाद एक गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। और उनका प्रिय प्रवास क्या था, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था। प्रिय प्रवास का एक पुराना नाम है, पुराना नाम क्या था, ब्रजांगना विलाप। ब्रजांगना विलाप। तो जब नाम ही है इसका ब्रजांगना विलाप, तो इससे पता भी चल गया किस रस में रहा होगा। ठीक है, करुण रस में ही रहा होगा, या कह सकते हैं वियोग श्रृंगार जैसे कुछ, इसमें मतलब श्रृंगार रस और करुण रस रिलेटेड इसमें कुछ चीजें थी। ठीक है, पुराना नाम ब्रजांगना विलाप। इसके बाद खड़ी बोली का प्रथम प्रसिद्ध महाकाव्य। देखिए दोनों चीज में अंतर है, ये प्रथम महाकाव्य है और ये प्रथम प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, ये है आपका कामायनी। क्या है, कामायनी। किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या था। देखिए ये खड़ी बोली है और ये हिंदी बोल दिया है, इसका मतलब ये खड़ी बोली में नहीं रहा होगा। ठीक है, ये आपकी लगभग ब्रज से रिलेटेड भाषा में रहा, क्योंकि जब सबसे ज्यादा पहले जो गद्य काव्य लिखे गए थे वो ब्रज और अवधि में ही लिखे गए। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य दोनों में अंतर है। ठीक है, एक ही इसको नहीं समझना है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या होगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। लिखा किसने था, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। ठीक है, आपको पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई की कहानियां आपने बहुत सुनी होगी। ऐसा कहा जाता है जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले, गौर एक स्थान पड़ता है अफगानिस्तान में, जब यहाँ उनको उठा ले गया था, ऐसा कहा जाता है पृथ्वीराज के बारे में, ये शब्द भेदी बार चलाते हैं, मतलब आवाज को, ध्वनि को सुनकर क्या करते हैं, उसी दिशा में अगर तीर छोड़ दिए निशाने पर लगता था। तो इनकी परीक्षा लेने के लिए मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि इनकी आंखें निकाल लिया था। जब ये युद्ध हार गए थे, तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में हुआ था, जब हार चुके थे तो इनकी आंखें मोहम्मद गोरी ने निकाल लिया था और लेके चला गया था गौरी यानी अफगानिस्तान। इनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि इनको बांट दिया गया, देखते क्या इसका निशाना, इनका निशाना सही लगता है, और अपने सिंहासन पे से मोहम्मद गोरी बैठ गया। तो इनके सारथी कहते दोस्त मित्र सब कुछ चंद्रवरदाई, जो ये भी साथ गए थे। जब इनको तीर धनुष दिया गया, इन्होंने एक दोहा पढ़ा, 4 लाइनें पढ़ी चंद्रवरदाई में। उसमें क्या था, दिशा बताया कि कितनी दूरी पर कैसे मोहम्मद गोरी कहां पर बैठा हुआ है। इन्होंने क्या बोला था चंद्रवरदाई ने कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। क्या बोला चंद्रवरदाई ने, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और यही बात सुनकर उन्होंने सटीक निशाना लगाया और तीर चला दिया मोहम्मद गोरी की तरफ। लेकिन कहते हैं ना कि खब जाने खब की भाषा, एक राजा राजा के विचार को समझ लेता है, और मोहम्मद गोरी क्या किया, सिंहासन से कूद गया। तीर उसको लग नहीं पाया था। इसकी मृत्यु के बारे में संदेह है कि कोई कहते हैं तीर लग गई थी वहीं मर गया था, कोई कहते नहीं किसी बीमारी से मरा था या किसी अन्य चीज से मरा था। ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है।
लेकिन जो बात है इन्होंने ये दोहा उसमें बोला था और इनका तीर निशाना सटीक लगा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य यह है हमारा पद्मावत। ठीक है, पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। इस पर एक मूवी भी आई थी जो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, पद्मावत में राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध की चर्चा है। जो युद्ध किसके लिए हुआ था? रानी पद्मावती के लिए हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। देखिए ये है गई अपनी प्यारी बोली, कौन सी? भोजपुरी। ठीक है, पूछ रहा है कि भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो सोचिए भोजपुरी बोलते हम ही लोग, लेकिन प्रयोग किसने किया था? एक अंग्रेज विद्वान था, नाम क्या था? रेमंड। अंग्रेज विद्वान रेमंड ने भोजपुरी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एग्जाम की दृष्टि से इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है भोजपुरी का शेक्सपियर एवं भारतेंदु किसे कहते हैं? ठीक है, भारत का शेक्सपियर तो आपको पता है किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। लेकिन भोजपुरी का भी एक शेक्सपियर थे, किसे कहा जाता है? ये सबसे प्रसिद्ध और चहेते कवि थे कवि भिखारी ठाकुर, जो बिहार के हैं। कवि भिखारी ठाकुर, इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर एवं भारतेंदु भी कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा भोजपुरी का भारतेंदु किसे कहा जाता है? जवाब होगा कवि भिखारी ठाकुर। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? जवाब क्या होगा? कवि भिखारी ठाकुर। चलिए अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति। प्रश्न भी पूछता है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? जैसे हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? जवाब क्या देते हैं? या तो अपभ्रंश या तो अवहर्त। उसी तरह देवनागरी लिपि के बारे में प्रश्न पूछता है कि उत्पत्ति इसकी कैसे हुई है? तो जवाब क्या होता है आप लोगों का? कि ब्राह्मी लिपि। लेकिन याद रखिएगा डायरेक्ट ये ब्राह्मी से नहीं है, ये इसका भी एक क्रम है। हम आपको उस क्रम के बारे में बताते हैं। क्या है? सबसे पहले क्या थी? ब्राह्मी थी। ब्राह्मी, याद रखिएगा ब्राह्मी। ब्राह्मी के बाद क्या आई? शुंग लिपि। क्या आई? शुंग लिपि। इसके बाद कुषाण लिपि। ठीक है, शुंग लिपि, कुषाण लिपि, गुप्त लिपि। गुप्त लिपि। इसके बाद आई सिद्धि मात्रा लिपि। सिद्धि मात्रा लिपि। और लास्ट में इसके बाद आती है आपकी देवनागरी लिपि। कभी कभी आपसे क्रम पूछ देगा, ठीक है, कि लिपि का क्रम बताइए। ठीक है, ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ब्राह्मी, बीच में कर देगा कुषाण, फिर सिद्धि मात्रा, देवनागरी या गुप्त, ऐसे कर देता है। आप इस क्रम को याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि, शुंग लिपि, कुषाण लिपि, गुप्त लिपि, सिद्धि मात्रा लिपि और देवनागरी लिपि। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्रम इसका है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पेज पर। ये रहा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं कौन सी? सिंपल सी बात है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाएंगी तो आपको पता है। अपनी प्यारी हिंदी भी लिखी जाएगी, हिंदी, संस्कृत। देखिए देवनागरी का मतलब क्या होता है? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। तो संस्कृत हो गया, मराठी हो गया, सिंधी हो गया, बहुत सारी भाषाएं क्या है इसमें लिखी जाती हैं, ये देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, भोजपुरी भी आएगी, नेपाली भी इसी में आती है। इसके बाद क्या है? भारत के बाहर अवधी कहाँ बोली जाती है? सोचिए हमारी अवधी बोली की चर्चा हो रही है, भारत के बाहर किसी अन्य देश में भी बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है पता है आपको? एक देश का नाम आपने सुना होगा, फिजी। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है। फिजी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी कैपिटल क्या है? सुवा। ये इसकी राजधानी है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? सुवा। यहां पर सोचिए आपकी अवधी बोली जाती है। इसके बाद क्या है? भारत के बाहर भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो भारत के बाहर आपकी भोजपुरी बोली जाती है मॉरिशस में। कहाँ बोली जाती है? मॉरिशस में बोली जाती है। इस चीज को याद रखिएगा।
भारत के बाहर अवधि फिजी में बोली जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है। भारत के बाहर भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? मॉरिशस में बोली जाती है, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक है, इसके बाद है बनारस की बोली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कशिका। इस चीज को याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है बनारस की बोली को क्या कहा जाता है? कशिका कहा जाता है। क्या है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। गुजरात के राजा नाम था उनका जय भट्ट। क्या नाम था? जय भट्ट के शिलालेख। ठीक है, गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, और ऐसा बड़े सभी विद्वानों ने माना भी है। ठीक है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? मतलब संसार में सबसे ज्यादा कौन भाषा बोली जाती है, फिर दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है, पांचवें नंबर पे। महत्वपूर्ण क्या था? पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपको बता दें संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। कौन सा है? तीसरा। ठीक है, तीसरा स्थान है। ठीक है, इसका मतलब पहला स्थान क्या हुआ? सबको पता है इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, यानी अंग्रेजी है। तो पहले स्थान पे अंग्रेजी बोली जाती है, दूसरे स्थान पे चीनी बोली जाती है, और तीसरे स्थान पे हिंदी बोली जाती है। ये संसार की प्रमुख भाषाओं में है। हाँ, यदि जनसंख्या के आधार पे कह दिया कि जनसंख्या के आधार पे या बोलने वालों की संख्या के आधार पे, तो आपको पता है सबसे भयानक जनसंख्या चाइना की है, और दूसरे नंबर पे अपना भारत है। तो सबसे पहले चीनी हो जाएगी, फिर हिंदी होगी, तीसरे पे आपकी इंग्लिश चली जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि संसार में ओवरऑल बात करेंगे सबसे ज्यादा देशों में, तो पहले नंबर पे क्या हो जाएगी आपकी? अंग्रेजी, दूसरे नंबर पे चीनी, और तीसरे पर हिंदी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। खड़ी बोली का कौरवी नाम किसने दिया? इसका मतलब क्या है? खड़ी बोली का पहले नाम कौरवी था। खड़ी बोली जिस बोली में हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका पुराना नाम कौरवी था। जब इस बोली में साहित्य रचना होने लगी, तो कौरवी नाम हटाकर इसको एक नया नाम क्या दे दिया गया? खड़ी बोली। तो क्या नाम है? खड़ी बोली। नाम किसने दिया? ठीक है, आपके आजमगढ़ के कवि हैं, जो चक्रपाणपुर कनेला के पास घर पड़ता है, नाम है पंडित राहुल सांकृत्यायन। याद रखिएगा, इसकी वर्तनी भी पूछता है, सांकृत्यायन। क्या पूछता है? सांकृत्यायन की शुद्ध वर्तनी। हम लोग बोलते क्या है? सांस्कृत्यायन, वो गलत होता है, सांकृत्यायन होता है। इसको वर्तनी की दृष्टि से इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये है हमारे महत्वपूर्ण तथ्य थे जो 15 है। इसके बाद कल हम आपको लेकर आएंगे इसी भाषा यानी इसी चैप्टर का प्रैक्टिस, जो केवल हिंदी भाषा से रिलेटेड ही रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज के लिए ये सेशन इतना ही काफी रहा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।